नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में हो रहे 7 विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान हो जाएगा और इसी के साथ में 84 जो उम्मीदवार हैं उनका भाग्य ईवीएम में पैक हो जाएगा। वैसे तो 7 विधानसभा सीटों पर दो प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबलों ने दोनों दलों के सामने कई सीटों पर परेशानियां खड़ी कर दी है। लेकिन 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने के बावजूद अगर 3 विधानसभा सीटों पर ही सबका ध्यान केंद्रित रहा और लोगों का तमाम जो नजरिया था देखने का चुनाव को उन तीनों सीटों पर टिका रहा और इन तीनों सीटों पर 3 युवा नेताओं का भविष्य तय होना है कि क्या जनता उन्हें राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाना चाहती है या फिर उनकी राजनीतिक पारी को यही रोकना चाहती है। इन 3 सीटों में सबसे अलग चुनाव जो हुआ है इस बार वह हुआ है देवली उनियारा का विधानसभा उपचुनाव। वैसे तो यहां कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन युवा चेहरे नरेश मीणा ने देवली उनियारा में पांव रखा। उस दिन के बाद से और अब जब कल मतदान होना है, चुनाव का पूरा नजरिया बदल चुका है, दृष्टिकोण बदल चुका है, लोगों की नजरें बदल चुकी है, चर्चाएं बदल चुकी है और चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा रह गया है। दरअसल नरेश मीणा कांग्रेस के दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया और भाजपा से आने वाले केसी मीणा को टिकट दिया। ऐसे में वहां स्थानीय कांग्रेस जनों और युवा लोगों ने मिलकर नरेश मीणा पर दांव खेला और नरेश मीणा पर जो दांव खेला उस दांव में कहीं ना कहीं जनता अब सही साबित होती दिख रही है, क्योंकि नरेश मीणा और नरेश मीणा के साथ लगी युवा टीम ने उस पूरे देवली उनियारा में पहली बार इस बात का एहसास करा दिया कि कोई निर्दलीय और युवा प्रत्याशी किस तरह से अपने समर्थकों के साथ एकजुटता के साथ तमाम वर्गों के बीच जाकर चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकता है और नरेश मीणा इसमें सफल रहे हैं। और नरेश मीणा की सबसे बड़ी सफलता यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार के मंच पर जितनी सभाएं हुई उनमें तमाम नेताओं के भाषण में सिर्फ नरेश मीणा का नाम रहा। सिर्फ नरेश मीणा को लेकर सांसद भाषण दे रहे हैं, सिर्फ नरेश मीणा को लेकर अन्य नेता भाषण दे रहे हैं। यानी कि जिस नरेश मीणा को कांग्रेस ने 19 समझा, उसने ये एहसास करा दिया और इसी एहसास के बदले में कांग्रेस के तमाम मंचों पर भाषण कांग्रेस को वोट देने की बजाय नरेश मीणा पर केंद्रित हो गए। यह नरेश मीणा की देवली उनियारा में सबसे ज्यादा बड़ी खासियत रही। अब नरेश मीणा ने जिस तरह से नंगे पांव चलकर गांव गांव में वोट मांगा है और नजारे आधी रात को 2-2, 3-3 बजे तक जिस तरह से गांव में नरेश मीणा के लिए भीड़ उमड़ी है, वह सिर्फ कांग्रेस के लिए तो नींद उड़ाने के लिए है ही, लेकिन भाजपा भी चैन की नींद इस चुनाव में सोई है, ऐसा कतई नहीं हुआ। अब देखना यह है कि क्या नरेश मीणा के पैदल चलते हुए वोट मांगने से जो पैरों में छाले हुए हैं, क्या देवली उनियारा की जनता उन छालों पर मरहम लगाने जा रही है। हालांकि नरेश मीणा अभी बहुत युवा हैं और उनके पास में बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर है, लेकिन अगर देवली उनियारा की जनता ने उनके छालों पर मरहम लगा दिया तो पूरे क्षेत्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा, यह निश्चित मानकर चलिए। इसके अलावा बात करें तो इस बार झुंझुनू विधानसभा का उपचुनाव भी अपने आप में अनोखा चुनाव है। अनोखा इसलिए है कि राजेंद्र गुड्डा जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने वहां ताल ठोकी। शुरुआत में बेहद कमजोर माना गया राजेंद्र गुड्डा को, लेकिन पिछले 6 महीने से उन्होंने जिस तरह से लोगों के बीच जाकर मेहनत करी, चर्चा करी, उसका नतीजा कहीं ना कहीं उपचुनाव के प्रचारों में नजर आया। और खास तौर पर कांग्रेस का जो मजबूत वोट बैंक अकलियत को माना जाता है, अनुसूचित जाति को माना जाता है, उस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा हथियाने में कहीं ना कहीं राजेंद्र गुड्डा कामयाब हो सकते हैं, ऐसा चुनाव प्रचार में नजर आया। जिस तरह का रोड शो झुंझुनू में चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले
राजेंद्र गुडा का निकला, उसके बाद कांग्रेस की परेशानी बढ़ना तय माना जा रहा है। अब एक चीज झुंझुनू में बहुत तय मान के चलिए कि या तो अकलियत का वोट राजेंद्र गुडा बहुत ज्यादा लेकर जा रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस सिर्फ परेशानी में नहीं, बड़ी परेशानी में पड़ने वाली है। और यदि अकलियत जिस तरह से राजेंद्र गुडा के साथ नजर तो आ रही है, अगर वह वोट नहीं देती है तो फिर राजेंद्र गुडा बहुत कमजोर साबित हो सकते हैं। सिर्फ इसी पर सारा चुनाव झुंझुनू का रुका हुआ है। भाजपा के लिए राहत यह है कि इस बार भाजपा में 20 साल के बाद में कोई बगावत नहीं है, सीधे तौर पर कोई बागी चुनाव नहीं लड़ रहा। इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को झुंझुनू में नजर आ रहा है। कांग्रेस की बात करें तो लोगों की नाराजगी कांग्रेस से बिल्कुल नहीं है। लोगों की नाराजगी ओला परिवार से है। इस बात से है कि पहले शीशराम ओला, फिर विजेंद्र ओला, फिर राजबाला ओला और अब अमित ओला। क्या झुंझुनू की जनता सिर्फ ओला परिवार को वोट देने के लिए ही बनी है? क्या झुंझुनू में कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस का टिकट लेकर चुनाव लड़ ले? और यहां एक बात है कि मुस्लिमों ने टिकट मांगा था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। यह बात भी मुस्लिमों में घर कर गई कि क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं। राजेंद्र गुडा ने इसी बात को बुनाया और उन्होंने शुरू में कह दिया था चुनाव से पहले कि यदि मुस्लिम को टिकट मिलता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब मुस्लिम को टिकट नहीं मिला, अब वही चीज राजेंद्र गुडा के लिए फायदे का सौदा बन गई है और उन्होंने उस बात को भुनाया है कि मुस्लिमों को कांग्रेस सिर्फ वोट देने के लिए अपने साथ रखती है, इसके अलावा उनका सिर्फ इस्तेमाल करती है, उन्हें टिकट नहीं देती है। अब यही बात राजेंद्र गुडा के पक्ष में जा रही है झुंझुनू में। अब झुंझुनू का परिणाम यह बताएगा कि क्या राजेंद्र गुडा की इस राजनीति को झुंझुनू की जनता आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं। अब खींवसर की बात करें तो वैसे तो खींवसर हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, लेकिन इस बार आरएलपी की यह सीट बुरी तरह से फंस गई है। इसका एक कारण यह है कि भाजपा ने जहां रेवंत राम दागो को टिकट दिया, जो 2023 का चुनाव सिर्फ 2000 वोटों से हनुमान बेनीवाल से हारे थे, अब हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल को टिकट नहीं देकर इस बार अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है। अब वहां ज्योति मिर्धा ने पूरा दम लगा रखा है और भाजपा के लिए फायदे का सौदा यह है कि भाजपा में हमेशा जो हारने का एक कारण होता था वह होता था दुर्ग सिंह। दुर्ग सिंह की वजह से हनुमान बेनीवाल या आरएलपी ने 3 चुनाव जीते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस बार दुर्ग सिंह भाजपा में जा चुके हैं, वे बागी नहीं हैं। उन्हें जितने वोट मिलते थे उससे भी कहीं कम वोटों से वहां भाजपा चुनाव हारती थी। ऐसे में भाजपा को वहां फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस ने भी इस बार अपना उम्मीदवार उतारा है रतन चौधरी को, लेकिन कांग्रेस का अच्छा चुनाव प्रचार होने के बावजूद मुकाबले में कांग्रेस आएगी, इसकी संभावना काफी कम नजर आ रही है। ऐसे में अब आरएलपी या हनुमान बेनीवाल के लिए यह इतनी प्रतिष्ठित सीट हो चुकी है कि जो गढ़ 2008 से लगातार हनुमान बेनीवाल जीतते आ रहे हैं, क्या इस बार वह गढ़ बच पाएगा? और यह बात हनुमान बेनीवाल भी बेहतर जानते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने भाषणों में इस बात को कहा है कि यहां का संघर्ष हार जाएगा, यहां का मुस्लिम हार जाएगा, यहां का कमजोर हार जाएगा अगर हनुमान बेनीवाल, कनिका बेनीवाल या आरएलपी चुनाव हारती है। तो यह सब वर्ग, कमजोर वर्ग हार जाएगा, लोगों की आवाज हार जाएगी, संघर्ष हार जाएगा। यह बात बार बार हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं। इस चुनाव में हालांकि दिव्या मदेरणा की सीधी एंट्री तो नहीं हुई खींवसर में, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने फिर दिव्या मदेरणा पर निशाना साधा और उस निशानेबाजी के बीच में कहीं ना कहीं लोगों के बीच भाजपा यह संदेश देने में सफल हो गई कि हनुमान बेनीवाल बहन बेटियों या महिलाओं से
किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से उनके लिए टिप्पणियां करते हैं। और ज्योति मिर्धा पहले दिन से इस बात को लेकर लगातार लोगों में चर्चा कर रही है। और पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी जब खींवसर गए थे प्रचार करने, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हनुमान बेनीवाल चाहे जो बात करें, लेकिन बहन बेटी और पार्टी की किसी नेता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और यह कहकर एक तरह से कांग्रेस और भाजपा ने संदेश देने का प्रयास किया खींवसर में कि हनुमान बेनीवाल महिलाओं को लेकर जो टिप्पणियां करते हैं वह ठीक नहीं है। इस बीच अब हनुमान बेनीवाल अपना किला बचाने के लिए एड़ी से चोटी का पूरा जोर लगा चुके हैं। और क्या रेवंत राम डागा 2023 में जो 2000 वोटों से हारे थे, क्या वह अंतर पाट कर विधानसभा में पहुंचेंगे, या खींवसर की जो गद्दी है, जो किला है हनुमान बेनीवाल ने अब तक बचा रखा है, वे बचाने में कामयाब होंगे? यह लोगों के लिए बहुत कौतूहल का विषय बना हुआ है। और यह तय करेगा कि क्या हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक विरासत जो पिछली बार उनके भाई नारायण बेनीवाल ने संभाली थी, क्या कनिका बेनीवाल भी संभालने में सफल हो पाएंगी? कुल मिलाकर एकमात्र सीट यह है विधानसभा में आरएलपी की, और अगर यहां का परिणाम उनके पक्ष में नहीं आता है तो यह हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के लिए राजस्थान में बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसके अलावा रामगढ़ की बात करें तो वहां सीधा मुकाबला कांग्रेस भाजपा के बीच में है। और वहीं दौसा में वैसे तो कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है, लेकिन चूंकि किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा प्रत्याशी हैं भाजपा के, और कांग्रेस में सचिन पायलट की पसंदीदा डीसी बैरवा को मैदान में उतारा गया, ऐसे में इन दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा भी दौसा में दांव पर लगी है। सलूम्बर और चौरासी की बात करें तो वहां मुख्य मुकाबले में बीएपी और भाजपा ही है। हालांकि सलूम्बर में रघुवीर मीणा की नाराजगी को खत्म करके चांदना, जो अशोक चांदना वहां प्रभार संभाले हुए हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत कांग्रेस को राहत दी है, लेकिन वह राहत क्या चुनाव परिणाम में बदल पाएगी, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर 7 विधानसभा सीटों का यह उपचुनाव जो है सिर्फ 3 सीटों पर चर्चा में आकर ठहर चुका है, जिसमें देवली उनियारा में नरेश मीणा की वजह से, झुंझुनू में राजेंद्र गुडा की वजह से, और खींवसर में हनुमान बेनीवाल के अस्तित्व की लड़ाई के चलते तमाम नजरें इन 3 विधानसभा चुनावों के परिणामों पर लगी होगी। कल मतदान के बाद 10 दिन बाद जब रिजल्ट आएंगे, तब लोगों की नजर इन्हीं रिजल्ट पे होगी कि क्या इन तीनों नेता नरेश मीणा, राजेंद्र गुडा और हनुमान बेनीवाल का भविष्य जनता तय कर चुकी है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।